नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज के साप्ताहिक डिबेट कार्यक्रम निष्कर्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी समस्या कोरोना संक्रमण के बारे में और जो JEE और नीट का एग्जाम होने वाला है, वो फैसला कितना सही और कितना गलत है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं त्रिलोक सिंह और राजकुमार यादव और हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ने वाले हैं। वो बीच में कभी भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। धन्यवाद तिवारी जी आपका। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में कोरोना का पहला केस जब आया था वो आया था 30 जनवरी के दिन और लगभग 75,000 केस होने में भारत में करीब करीब 3.5 महीनों का वक्त लगा। लेकिन अगर हम आज के वक्त में देखें तो आज हर दिन 75,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और अगर मैं बात करूं पिछले 3 दिन के डेटा की तो हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और उसके साथ साथ 75,000 से ज्यादा केसेस भी आ रहे हैं। और अगर मैं टोटल केसेस की बात करूं कोरोना संक्रमण के तो ये 35 लाख को पार कर चुके हैं तथा मरने वालों की संख्या भी 63,000 पार कर चुकी है। तो अब सवाल यही उठता है कि देश की जनता लापरवाह हो रही है या हमारी सरकार। हम इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे JEE और नीट के एग्जामों की। जैसा कि हम जानते हैं JEE का एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच होना है तथा नीट का एग्जाम 13 सितंबर को करवाया जाना है। तो पहला सवाल यही उठता है कि बच्चों का भविष्य जरूरी है या जान। तो सबसे पहले त्रिलोक जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि JEE और नीट का एग्जाम अभी होना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद तिवारी जी, आपने एक मंच प्रदान किया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और आपका सवाल ये है कि जान ज़रूरी है या भविष्य ज़रूरी है, तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा, जान ज़रूरी है। जान है तो जहान है। हम कोई भी चीज़ इसीलिए करते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो बेटर बने। चाहे हम एजुकेशन लें, पैसा कमाएं या कोई भी चीज़ है, तो हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही कोई काम करते हैं। तो लाइफ है तो ज़िंदगी है तो सब कुछ है, तो लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम कोई काम करते हैं। इसलिए मैं जो मेरा खुद का विचार है वो यही है कि लाइफ में जो डिसीजन होते हैं वो लाइफ को बेटर बनाने के लिए होते हैं। तो आज का जो समय है, जिस हिसाब की परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये खुद में एक सोचने वाली बात है कि ये क्या सही समय है डिसीज़न लेने का कि एग्ज़ाम हो या ना हो। क्योंकि इस समय में आपने देखा होगा कि हर जगह त्रासदी मची हुई है, न केवल भारत में और पूरे विश्व इससे जूझ रहा है। और कहीं न कहीं पूरी दुनिया कोविड-19 में अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। भारत में भी ऐसा ही कुछ है और दिन प्रतिदिन यहाँ केस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में हम ये कहना सही नहीं होगा कि एग्ज़ाम हो और काफ़ी बच्चे जो हैं वो अपने घरों में हैं। तो ऐसे में वो अपने घरों से जब बाहर निकलेंगे तो कहीं न कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं कोविड-19 के संपर्क में आने के लिए। तो उस हिसाब की ना व्यवस्था हो पाएगी और ना ही उस हिसाब से वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरा ये जो पर्सनल मेरे खुद के जो विचार हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। हाँ राजकुमार जी, आपको क्या लगता है JEE और नीट का एग्जाम अभी होना चाहिए या नहीं? देखिए तिवारी जी, इसका कोई ऐसे सीधी लाइन में आंसर देना बहुत ही मुश्किल है। ये सीधा सीधा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट वर्सेस करियर ऑफ स्टूडेंट के भी सवाल है। ये या तो आप करियर को देखें या उनकी सेफ्टी को देखें। मास गैदरिंग होगी तो सेफ्टी आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। नॉर्मली किराना के स्टोर पे लोग 6 फीट जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो नहीं कर पाते, तो क्या एग्जाम हॉल में कर पाएंगे? क्या उस प्रोसेस में मैं खुद यूपी बीएड का एग्जाम दे के आया हूँ, मैंने खुद देखा है वहां के हालात। अगले दिन न्यूज आई थी कि आगरा में 28 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए। तो एग्जाम होने का नतीजा हमने देख लिया। तो अगर गवर्नमेंट इतना ही लालायत है, इतना ही सोच रही है स्टूडेंट्स के बारे में, तो पहले जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनके बारे में भी सोच ले।
2018 का एसएससी सीजीएल का टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अगर इतना ही एग्जाम या स्टूडेंट्स का भला सोच रहे हैं तो उनका रिजल्ट आना चाहिए पहले। अगर इतना ही देश को आगे बढ़ाना है तो पार्लियामेंट क्यों नहीं खोल रहे ये लोग, पहले असेंबली खोलें। असेंबली भाई, स्टूडेंट की जान इतनी सस्ती समझ रखी है कि स्टूडेंट के एग्जाम करा देंगे लेकिन असेंबली नहीं खोलेंगे अपनी, तो एग्जाम टाले भी जा सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि इतनी सीट नहीं है, अगले साल होगा तो उसमें कुछ दूरी रखी जाए, अगला वाला जो पेपर होगा उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, वो सारे प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होना, स्टूडेंट की हेल्थ के साथ ही नहीं है, अगर वो आएगा तो उसके साथ माँ बाप भी आएंगे, गार्जियन भी आएंगे, तो उनको हो सकता है, उनकी एज लगभग ज्यादा होती है तो उनको खतरा ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ इस कोरोना काल में अभी एग्जाम कराना, खासकर इंडिया में जहाँ इतने केस आपने बताया 75,000 केस या 70 के करीब बताया आपने जो आंकड़ा दिया, रोज पाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक नासमझी वाला भरा फैसला होगा। सरकार को दोबारा सोचना चाहिए इस बार। जैसा कि आप लोगों ने कहा, उसमें एक ही प्रॉब्लम नहीं, अभी अगर हम प्रॉब्लमों की बात करें तो अभी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी के टाइम पे ट्रांसपोर्ट बेसिकली बंद है, या बंद के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर 500 रुपया लगना था वहां पे 1,500 कम से कम लग रहा है। और उसके साथ साथ एक चुनौती ये भी है कि आप 1,500 रुपये देकर भी सेफली वहां तक पहुंच जाएंगे। और रूल और रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना है तो आपको 14 डेज का क्वारंटाइन भी रहना है। और आप एक हफ्ते में फैसला सुनाते हैं कि आपको एग्जाम देना है, तो आप कब क्वारंटाइन रहेंगे? एक सवाल तो ये उठता है। इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि अगर हम उत्तराखंड जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ पे मात्र 3 सेंटर हम अपने को देखने को मिलते हैं, देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी। और सरकार का कहना है कि हम बिल्कुल नियरेस्ट दे रहे हैं आपको, लेकिन पिथौरागढ़ का इंसान के लिए नियरेस्ट कहाँ, हल्द्वानी, वो करीब 150-200 किलोमीटर हो जाएगा। वही बात गंगोली हाट, बागेश्वर, चंपावत, काफी डिस्ट्रिक्ट अगर हम अपने जगह की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को एग्जाम देने की असुविधा रहती है। उसके साथ अगर हम बात करें, एक प्रॉब्लम और आ रही है हर किसी राज्य की, वो है बाढ़ की समस्या। इसमें हम बात करें मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लोगों का जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो रखा है। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं हो रखी है, बाढ़ के कारण घर के अंदर पानी आ चुका है, तो वो लोगों को भी दूसरी दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही है? जी राज, आपको क्या लगता है? जी तिवारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके नियरेस्ट पिथौरागढ़ का जो हल्द्वानी है वो 100 से 200 किलोमीटर है, तो बड़ा ही मुश्किल है। चलो आपके यहाँ बसेस चल रही हैं, ट्रेन का भी कहीं चल रही है, इमरजेंसी ट्रेन कहीं नहीं। मेरा एक फ्रेंड है जो एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, वो पिछले 1 से 1.5 महीने से कोशिश कर रहा है दिल्ली जाने की, लेकिन वो जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा है? बसेस उपलब्ध नहीं है, ट्रेनें बंद हैं, इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो खुद की टैक्सी या गाड़ी करके चला जाए। तो ऐसे में क्या, जो भोपाल वगैरह या एमपी में कहीं भी फंसा हुआ है बच्चा है, जो इसके पास उतना पैसा नहीं है, उसके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि अपनी गाड़ी करके पहुंचा दे, उसका क्या होगा? क्या सरकार ने इस बारे में सोचा? नहीं। इस सरकार को कुछ नहीं, बस जो मन में आता है वो बोल देते हैं। सीईटी लागू करने की बात करी थी एसएससी सीजीएल में, घोषणा ऐसे कर देते हैं ये लोग कि तुरंत हो जाएगा सीईटी लागू। मन में आया, मन की बात करते हैं ना ये लोग, तो मन में आया और बोल दिया। अरे अंबानी जी आपके दोस्त हैं, अंबानी जी इतना सीखे है ना, 2010 से वो प्लानिंग कर रहा था जियो की, एक दिन आया और घोषणा करके चला गया कि लागू हो गया। आप घोषणा पहले ही कर देते हैं जिस दिन मन में आता है, तो प्लानिंग के तहत करना चाहिए। ये हड़बड़ी भरा फैसला है। मैं फिर से कहूंगा, इतनी ही स्टूडेंट की परवाह है तो जो रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे युवा विकास कल्याण अधिकारी यूपी का रिजल्ट पेंडिंग है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। मेरा एक मित्र है जिसकी नंबर आ चुका है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बताओ वो क्या करे? घर से सपोर्ट बंद हो गया मिलना, क्या वो मजदूरी करे? मजदूरी भी नहीं मिल रही आजकल, तो करे तो वो करे क्या? उन्हें पुरानी ज्वाइनिंग उन्हें करानी चाहिए। एसएससी का 2018 का टीयर 3 का रिजल्ट नहीं आया है। अरे हमारे यूपी में तो 69,000 भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती, उनका भी रिजल्ट कोर्ट में चल रहा है। इन चीजों को तेज करना चाहिए, ना कि ये हड़बड़ी वाले फैसले
लेने चाहिए सरकार। त्रिलोक जी, जैसा कि आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि स्टूडेंट से पॉसिबिलिटी रहती है कि केसेस और ज़्यादा स्पीड में बढ़ जाएं, क्योंकि हर किसी के घर में स्टूडेंट तो पॉसिबिलिटी है कि 90 टू 95% कोरोना होने के बावजूद भी बच जाएं, लेकिन उनकी फैमिली पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। वहीं सरकार बयान देती है कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं के अंदर ही इतने लोगों को अभी तक कोरोना हो चुका है। हम भारत नहीं, अमेरिका की भी बात करें तो वहाँ स्कूलों को खोला गया था और मात्र 2 हफ्तों में लगभग 97,000 छात्र संक्रमित हो गए थे। आपने भी इस न्यूज़ को सुना होगा। तो जब इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि होना क्या चाहिए अल्टरनेटिव? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरा विश्व इस समय कोरोना की जद में है और जूझ रहा है, और विश्व का जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन WHO वो भी इसमें अंकुश लगाने में नाकाम हुआ है। न केवल भारत, पूरे विश्व आज इसकी वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ये तो आने वाले समय ही बता पाएगा कि हम कब तक इसमें अंकुश लगा पाएंगे। हालांकि स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि कैसे हम इसको फैलने से बचा सकते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी भी एक जिम्मेदारी ये रहती है कि हम उन नियमों का पालन करें, जैसे कि ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ना जाएँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। तो कहीं न कहीं हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, हर कोई इंसान अपनी ज़िम्मेदारी उठाएगा, तो शायद कहीं न कहीं वो अपने आप को बेटर बनाएगा। तो अपनी ज़िम्मेदारी लेना ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये जो भी बीमारी चल रही है कोविड-19, ये हमसे 2 कदम आगे ही चल रही है। तो काफ़ी मुश्किल है और हमें ये नहीं पता है कि कहाँ से हम इसके संपर्क में आ सकते हैं, कहाँ से हम संक्रमित हो सकते हैं। ये तो हमें दिखाई भी नहीं देती है, जैसे हम इसको महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना काफ़ी टफ होगा कि हम कहीं से भी घर से बाहर निकलना का मतलब यही रहेगा कि हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं। एक चीज और कही थी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कि कई सारे पेरेंट्स मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि एग्जाम करवा दो। तो उनका मानना है कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि एग्जाम करवा दीजिए। तो सवाल यही उठता है कि एक 3 इडियट मूवी में सीन आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा ही होता है तो उसके पीछे ठप्पा लगा दिया जाता है इंजीनियर का या डॉक्टर का। क्या इस व्यवस्था से, ऐसी व्यवस्था से देश का विकास संभव है? क्या ऐसी व्यवस्था से ही उन पेरेंट्स के बच्चों का फ्यूचर बन सकता है? आपको क्या लगता है राज? देखिए, ये चीज़ आपने कही है, आज से नहीं बहुत टाइम से चलती आ रही है कि बच्चे के पैदा होते ही उस पे ठप्पा लगा दिया जाता है कि इंजीनियर। आपने एक बहुत ही खूबसूरत मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स, उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है ये चीज़ गलत है। किसी को भी अपनी ज़िंदगी का ये बहुत अहम फैसला होता है, सबको अपने अनुसार लेना चाहिए। हमारे गार्जियन भी धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं बदलाव नहीं आया। कि हमारे शिक्षा मंत्री के पास जो गार्जियन गए हैं, देखिए पूरे भारत के गार्जियन तो गए नहीं, चुनिंदा कुछ गार्जियन गए होंगे, वो भी हाई क्लास के गार्जियन गए होंगे, आम आदमी नहीं जा सकता है। मेरे पिता या आपके पिता शिक्षा मंत्री के पास नहीं जा सकते। तो जो गाँव में बच्चा रह के पढ़ रहा है या गाँव में रह के तैयारी कर रहा है जो बच्चा, उसके माँ-बाप तो नहीं गए। जैसे आपने कहा पिथौरागढ़ से एग्ज़ाम सेंटर 100 से 200 किलोमीटर के करीब है। क्या वहाँ पे रहने वाले के गार्जियन गए थे वहाँ? नहीं गए। तो उस समस्या को भी देखना होगा, ना कि मुंबई और गुजरात, अहमदाबाद जैसे शहरों के माँ-बाप चले गए हैं वहाँ पे, उनके पास। एक चीज और माननी थी सरकार की कि साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, जिम खुल रहे हैं, बाकी सब चीजें धीरे-धीरे खुल रही हैं। तो कोरोना के कारण जिंदगी को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो आ गई है। जब तक जाएगी तब तक बहुत वक्त जा चुका होगा। ऐसा ना हो कि कहीं इंसान कोरोना के कारण तो बच जाए, लेकिन भुखमरी,
अर्थव्यवस्था या बाकी चीजों के कारण उसके जीवन में प्रभाव पड़े। और बच्चों का भी यही हाल है कि उनका 1 साल बर्बाद होने को जा रहा है। तो मैं ये सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि ये तर्क सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो आप इस तर्क से कितना सहमत हैं? देखिए तिवारी जी, ये तर्क दिया जा रहा है कि साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं। देखिए हालांकि हर जगह साप्ताहिक बाजार नहीं खुल रहे हैं। मैं पर्सनली जहाँ रहता हूँ यूपी में, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ साप्ताहिक बाजार नहीं खुल पा रहे हैं सब्जी वगैरह के लिए। लेकिन 1 साल बर्बाद हो सकता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है कि 1 साल एज, देखिए कुछ बच्चों की एज लास्ट अटेम्प्ट होगा, एज हो जाएगी, फिर वो अगला अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। तो एग्जाम कराना, या ऐसा संभव हो सकता है एग्जाम सेंटर पे सिर्फ 50 से 100 बच्चों का ही सेंटर पड़े और धीरे धीरे प्रोसेस को लंबा खींचा जाए तो एग्जाम पॉसिबल है। लेकिन इतने सेंटर्स नहीं है, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा एग्जाम का, ये 1 महीने 2 महीने में नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि या तो वेट किया जाए हालात सुधरने का, या फिर एग्जाम 2021 में किया जाए, जिससे इस बार जो एस्पिरेंट हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए इस साल का, और जो अगला एग्जाम होगा उसको भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। वरना इतनी हमारे पास आईआईटी की या फिर नीट की कॉलेज नहीं है कि एक साथ 2 साल के एस्पिरेंट को भर्ती किया जा सके। तो दोनों एग्जाम के बीच एक दूरी बनाई जाए, उसके ये अल्टरनेटिव हो सकता है। देखिए, एग्ज़ाम का होना ना होना वो सरकार का निर्णय है और वही इसका निर्णय ले चुके हैं। पर एक सवाल मेरा ये है कि क्या सभी बच्चे जो ये एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्या इसमें वो अपनी भूमिका निभा पाएंगे? क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे? तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जो सेंटरों से काफ़ी दूर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा एग्ज़ाम देना, क्योंकि आने जाने का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है, और एक शहर से दूसरे शहर में जाना और वहाँ एग्ज़ाम देना, तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल भरा निर्णय हो सकता है उन बच्चों के लिए जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक इतने लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है, वहाँ पे कुछ समय और इंतज़ार हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये उनके शायद अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये स्टूडेंट के फ़ेवर में उन्होंने डिसीज़न लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट के फ़ेवर में ये डिसीज़न रहेगा, क्योंकि इसमें सारे बच्चे तो टेस्ट दे पाएँ ये संभव नहीं है, जहाँ तक मेरे खुद के विचार हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं सबको लगता है कि जेईई और नीट का एग्जाम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन तो करना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। आपके जिंदगी के कुछ पल अवश्य नष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी बची है, वो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, किसी तरीके से भी संभाल सकते हैं। आपको 2 महीने उसमें उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप गलती से जाते हैं और भगवान न करे अगर आपको कोरोना संक्रमित हो जाते हैं और आपके कारण आपके परिवार या आपके समाज को कोरोना संक्रमण होता है और उसके कारण कुछ नुकसान हो जाता है, ट्रेजिडी हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी वाकई में उस वक्त कोई नहीं लेगा। इसी के साथ हम बात भी करेंगे कि कोरोना के बारे में। तो राज, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले भी डेटा आपको बताया था कि इस स्पीड में कोरोना संक्रमण हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपने भी एनालिसिस किया होगा अपनी जगहों का, तो आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है, क्यों क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है, बाकी बल्कि और देशों में कोरोना संक्रमण घटने लग गया है? देखिए तिवारी जी, इसका कोई मूल रूप से कोई एक सॉल्यूशन नहीं है या फिर कोई एक रीजन नहीं है कि इस वजह से बढ़ रहा है। देखिए स्टार्टिंग में हमारे यहाँ लॉकडाउन जो लगा था बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से लगा था और पेशेंट भी बहुत कम आ रहे थे, वो बहुत ही सराहनीय कदम था सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत ही अच्छा कदम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सोचा, वहां से थोड़ी ढील शुरू हुई और कुछ स्टेट्स के बॉर्डर पे लोग आसानी से आ जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड लोग वहां पे गए हैं, ऐसे तो उड़ के आ नहीं गया कोरोना, तो इन्फेक्टेड लोग गए हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, लोग पूरी तरह सतर्क नहीं है इस बारे में, तो लोगों ने लापरवाही की है, वहीं बढ़ रहा है। जैसे स्लम एरिया में मुंबई मुंबई गवर्नमेंट ने
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाए थे और वहाँ पे धारावाही में कंट्रोल कर लिया था। लेकिन यूपी में बढ़ता गया है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ बढ़ता गया है। वहाँ पे कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही भी रही है और साप्ताहिक बाज़ार खुलने का भी मैं समझता हूँ एक कारण है कि उसकी वजह से ही बढ़ा है। जी बिल्कुल, हम इसकी रफ़्तार को देख ही रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी वजह अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँ तो वो इसकी रफ़्तार ही है, जो काफ़ी तेज़ है। हालाँकि केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, वो कोशिश कर रहे हैं हर कदम पर। जो कोरोना है वो हमसे आगे निकल जाता है, क्योंकि इसकी रफ़्तार कुछ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें न केवल सरकार का बल्कि हमारा भी दायित्व बनता है, कहीं न कहीं हम भी अपने दायित्व को समझें और जो नियम बनाए गए हैं हम उन नियमों का पालन करें, ताकि हम एक ज़िम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाकर जो अभी लड़ाई चल रही है कोरोना के साथ, तो इसमें हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हम सारे नियमों का पालन कर सकते हैं, जिससे हम इसकी रफ़्तार में ज़रूर अंकुश लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उम्मीद होती है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द हम इससे निजात पाएँगे। कि हम भारत की बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, या तो हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर जाएं या फिर लॉकडाउन, जिससे जो इलाज तो नहीं है लेकिन कम कर सकता है, और तीसरा है वही वैक्सीन बन जाए, और वैक्सीन इस साल तो पॉसिबल नहीं है कि जनता तक पहुंच सके। तो आपको क्या लगता है किस ओर हमें जाना चाहिए? देखिए, आपने कहा वैक्सीन तो है ही, उसके बिना नहीं चलेगा, ये हम भी समझते हैं, सरकार भी समझती है, बाकी सारे लोग समझते हैं कि वैक्सीन के बिना ये कोरोना पे विजय नहीं पाई जा सकती। लेकिन वैक्सीन के सहारे सिर्फ नहीं बैठा जा सकता, तो हमको ज़िंदगी का ऐसे हिस्सा बना के इसे स्वीकार करके चलना चाहिए कि कोरोना है, लेकिन हमें सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, उनके तहत चलना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूँ कुछ एरियाज़ में मास्क, जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। क्या यहाँ पे ये इतनी समझदारी नहीं होनी चाहिए? हालाँकि शिक्षित लोग भी नहीं पहन रहे हैं, तो लोगों को खुद सोचना होगा। सरकार आके एक-एक व्यक्ति से नहीं कह सकती कि आप मास्क पहनिए, तो लोगों को खुद देखना होगा और हमें अपनी स्वास्थ्य के बारे में खुद सोचना होगा। जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन में बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटना चाहिए, हमें काढ़ा वगैरह जो भी था, इम्यूनिटी सिस्टम को उठाना चाहिए। तो जो हमारे ऑप्शन थे, हर्ड इम्यूनिटी और लॉकडाउन, लॉकडाउन ने तो देश की हालत कैसी कर दी है हम सबके सामने है। 50 लाख से ज़्यादा नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के खाने के लिए पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था भी खराब हो चुकी है, क्योंकि लो, लोगों के पास पैसा सीमित है तो वो सामान भी सीमित ही खरीदेंगे। अभी हर कोई ध्यान सिर्फ अपने पेट पालने तक सीमित रख रहा है, और हर्ड इम्यूनिटी का ऑप्शन भी भारत जैसे देश के लिए कारगर कदम नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भारत में 1% जनसंख्या भी कोरोना संक्रमित नहीं हो रखी है। अगर 60 से 70% अगर हम जनसंख्या को कोरोना संक्रमण की ओर धकेल दें, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि करीब-करीब हमारे करोड़ों से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है। तो हर्ड इम्यूनिटी का ऑप्शन भी कारगर नहीं है, लॉकडाउन भी कारगर नहीं है। एक कदम जो हमें कारगर लगता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है, वो भी हम सबके सामने है। चाहे दिल्ली का अभी मार्केट खुलना हो और उसके बाद दिल्ली में लगी भीड़ हो, चाहे छोटे-मोटे कार्यक्रम हो, छोटे-मोटे अनशन हो, छोटे-मोटे आंदोलन हो, सब चल रहे हैं, बेबाकी से चल रहे हैं। मैं अभी हाल ही में उत्तराखंड की बात बताऊँ तो उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार जो सातु-आठू होता है, वहाँ पे लोग न्यौली गा रहे थे, बाकी सब चीज़ कर रहे थे, तो उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात रही, और वो लोग इतने मज़े से कर रहे थे उस चीज़ को परफ़ॉर्म, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है। और अगले दिन खबर आती है कि पिथौरागढ़ जैसे शहर में 60 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए। अल्मोड़ा जैसे शहर में लोग संक्रमित हो गए। जी, तिवारी, जैसे आपने कहा, क्या क्या कोरोना का लोगों के बीच डर खत्म हो गया है? देखो, किसी भी चीज़ के साथ हम बहुत ज़्यादा टाइम तक जीते हैं, तो हमें उसकी आदत हो जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है, दिल्ली में पॉल्यूशन की हालत आपको पता है।
44 सिगरेट रोज पीने का एक सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा है। दिल्ली में अगर रहते हैं तो 44 सिगरेट आप रोज पीते हैं, हालांकि आप एक भी सिगरेट नहीं पीते। अगर आप पीते हैं तो आप ऐड कर लीजिए। तो जो सारे न्यूज एंकर, ये न्यूज एजेंसियां जो हैं, वो दिल्ली या गुड़गांव की तरफ इनके ऑफिस हैं, ये लोगों को इतनी आदत हो चुकी है कि वो दिल्ली में रहकर भी उस पर डिबेट नहीं करते, उस पर सरकार से सवाल नहीं करते। हालांकि 2-3 डिबेट हुई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, मैं ये मानता हूँ। वो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए मीडिया के लिए, लेकिन वो उसके साथ जीना सीख गए हैं। उसी तरह कोरोना के साथ हमारे लोग लापरवाह हो गए हैं। कब तक जिए? एक चीज जब किसी को हम लगातार पिच करते रहते हैं, उसकी आदत हो जाती है। उसी प्रकार कोरोना की लोगों को आदत होने लगी है। वो लापरवाही से कहने लगे हैं कि एक बार तो हो, देखो मैं जनरली ग्राउंड की बात बता रहा हूँ, लोग कहते हैं एक बार तो होना ही है। ये सोच डेवलप हो गई है। तो ना कहीं लोग लापरवाही करने लगे हैं। लोगों को खुद ही सोचना होगा कि इससे हमें खुद ही विजय पानी है, कोई दूसरा नहीं आएगा। और खासकर हमें अपने 60s यानी कि 60 साल से उम्र से बड़े बुजुर्ग हैं, उनका खासकर ख्याल रखना है, क्योंकि युवा तो उससे ओवरकम कर जा रहा है। तो हम आज के अंतिम सेगमेंट की ओर जाएंगे, जो हमारा निष्कर्ष है। सवाल आज का यही है कि फाइनल वर्डिक्ट हम जानना चाहेंगे कि JEE नीट का एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। और दूसरा सवाल हमारा यही है कि जो हमने कोरोना संक्रमण के बारे में बात कही थी, तो कोरोना संक्रमण के बारे में तो हम सब बात कर चुके हैं। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक कारगर कदम क्या हो सकता है। देखिए, बात जहाँ पर आती है अंकुश लगाने की, तो सरकार और आम इंसान को साथ में मिलकर कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे हम कोरोना पे अंकुश लगा सकें और कैसे हम इससे निजात पाएँ। तो हमें इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, और सरकार को भी जो उन्होंने नियम बनाए हैं या फिर जो उनकी नीतियाँ हैं, उनमें सुधार लाएँ और अपने जो प्रयास हैं वो बेहतर करें। और शायद हमें भी प्रयास करने चाहिए, सरकार के जो भी नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए साथ में। हमें खुद देखिए, आम इंसान का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो खुद के लिए होता है कि अगर वो खुद चेंज कर ले तो शायद फिर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सभी लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ लें और कोशिश करें कि नियमों का पालन करें और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेटर बनाएं। योग करें, एक्सरसाइज करें और एक संतुलित आहार लें। तो कोशिश करें कि हर किसी को अपनी अपनी तरह से कोशिश करनी चाहिए, और सरकार भी कोशिश करे तो शायद हम इसमें अंकुश लगाने में, देखिए देर है अंधेर नहीं, जैसे एक कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो शायद वो दिन बहुत जल्द आएगा। एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो समय भी बहुत जल्द आएगा जब हम कोविड-19 पे अंकुश लगा के इसमें विजय हासिल करेंगे। देखिए, कोरोना से कोई ऐसा कोई एक कारगर कदम नहीं है कि हम इसे करें और छुटकारा पा लें। हालांकि वैक्सीन नहीं आती तब तक हम पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, ये एक्सपर्ट्स का कहना यही है। लेकिन फिर भी हम उसे किसी हद तक कैसे उससे बच सकते हैं। अपना मास्क मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग, दिल्ली जैसे शहर में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। कुछ साप्ताहिक मार्केट भी लग रही हैं, वो नहीं लगनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो है ही है, तो लोगों को सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, जो आज हमने डिस्कस किया था कि JEE नीट का एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे अधिकतर लोगों का भी यही मानना था, स्टूडेंट्स का भी यही मानना है और हमारा भी यही मानना है कि जब ट्रांसपोर्ट की इतनी बड़ी दिक्कत है और बच्चा नहीं जा सकता है, और जाएगा कोई गरीब परिवार का बच्चा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटियां सेम नहीं मिल रही हैं। जिसका घर बगल में है, हल्द्वानी में है, देहरादून में है या दिल्ली में है, वो तो जा सकता है। लेकिन जो दूर दराज का इंसान है, जो गरीब है, जिसके पास सुविधा नहीं है, वो अभी भी उस एग्जाम को नहीं दे पाएगा। और अगर जबरदस्ती जाएगा तो उसके लिए अंजाम उसका बुरा भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमने आज बात करी थी कि मोदी जी ने ही कहा था कि जान है तो जहान है। डेफिनेटली जान है तो जहान है। जीवन भी बन जाएगा, देश भी बच जाएगा, अगर देश में रहने वाले लोग जिंदा रहेंगे
और हमारा अगला पॉइंट था कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो आज हमने डिस्कस किया, तो वो यही ऑप्शन है कि लोगों को एक बार फिर से अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि देश लोगों से बनता है। सरकारों ने अपनी तरीके से पूरे कदम उठा रखे हैं, इस पे हम सरकार की कम ही आलोचना कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने अपना ध्यान नहीं दे रखा है। क्योंकि अगर हम देखें, लॉकडाउन भारत में सबसे लंबा भी रहा था और एक तरीके से कारगर भी रहा था, लेकिन हर जगह सरकार आपको रोक नहीं सकती है, आपको खुद ही कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जो हमने हर्ड इम्यूनिटी की बात करी थी, अगर हम उसकी ओर जा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत संकेत है। उसके लिए हमें करोड़ों लोगों की जान गंवानी पड़ सकती है। इसके साथ-साथ फाइनल वर्डिक्ट हमारा यही रहेगा कि एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए और जितना हो सकता है ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाइए, क्योंकि घूमने के लिए अभी पूरी ज़िंदगी बची हुई है। तो राज और मैं अपने सभी देखने वाले दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना अमूल्य वक़्त एसडब्ल्यूएच न्यूज़ के लिए दिया। इसी तरीके से दोस्तों, एसडब्ल्यूएच न्यूज़ के डिबेट या अपने सुझाव देने के लिए नीचे कमेंट अवश्य कीजिए, और देश, दुनिया और हमारे प्यारे उत्तराखंड की खबर देखने के लिए, डिबेट देखने के लिए एसडब्ल्यूएच न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।